नमस्ते, वेलकम टू द सोल यात्रा। आप सबका फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पर। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक भी कीजिए और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। और इस चैनल के साथ ना बने रहिए, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो आपके लिए और ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, सो दैट कि आप अपनी एंग्जाइटी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है ना उसको खुद सॉल्व कर लें। तो अभी तक तो हमें एंग्जाइटी से रिलेटेड ना बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चल गया है। आपको पता चल गया है कि एंग्जाइटी के क्या क्या लक्षण होते हैं, उन्हें हम किस तरह से क्विक फिक्स में ठीक भी कर सकते हैं और किस तरह से हम सीबीटी की सहायता से ना एंग्जाइटी को दूर भी कर सकते हैं। तो अगर आपने मेरे वीडियो ये नहीं देखे हैं तो मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप उन्हें ज़रूर पहले देखिएगा। फिर आप अपने आप से रिलेट करके देखिएगा क्या आपको ये सिम्टम्स हैं, और अगर हैं तो उन्हें कैसे ठीक करना है ना, वो सब इन वीडियोस में है। वैसे तो एंग्जाइटी को दूर करने के लिए हम सब ना बहुत सारे ऐसे तरीके आजमाते हैं जिससे हमें थोड़ी देर के लिए आराम तो मिल जाता है, पर क्या वो एंग्जाइटी पूरी तरीके से अंदरूनी रूप से ठीक होती है कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा? तो इसको जानने के लिए ना पहले हमें कुछ अपने आप से क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे, अपने रूट कॉज को जानना पड़ेगा। और वो रूट कॉज क्या है? उस रूट कॉज को जानने के लिए ना हमें ऐसे कुछ कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस के बारे में जानना होगा कि अगर वो हम में है तो शायद एंग्जाइटी ना बाहर से ठीक होती नजर आएगी पर अंदर से ठीक नहीं होगी। तो एंग्जाइटी को ठीक करने के लिए हमें रूट कॉज को जानना ज़रूरी है और उन्हें ठीक करना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम इस वीडियो में ना इन्हीं रूट कॉज के बारे में जानेंगे। मैंने अपने एक वीडियो में कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन के बारे में बात की थी, यानी सोच का फेर। सोच का फेर होता क्या है, डिस्टॉर्शन होता क्या है कि जिस तरीके से हमें सोचना चाहिए, एक होता है सही तरीका, एक होता है गलत तरीका। तो हम सही तरीके से किसी भी चीज़ को ना सोच नहीं रहे हैं, हम उसे बिल्कुल नेगेटिव वे में सोच रहे हैं, जिसकी वजह से एंग्जाइटी बढ़ती जा रही है। तो जो एंग्जाइटी है ना, वो सारा इमोशंस का गेम है। अगर आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स पॉजिटिव हैं तब तो आपको एंग्जाइटी नहीं होगी, पर अगर वो इमोशंस, वो फीलिंग नेगेटिव हैं जो कि आपको घबराहट दे रही है, और यही घबराहट धीरे धीरे एंग्जाइटी, डिप्रेशन और बहुत सारी मेंटल इलनेस में बदल जाती है। तो आज ना आप पेन और पेपर लेके बैठिए, मैं आपको जो 10 कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस है ना उनके बारे में बताऊंगी। यानी वो सोच का फेर जो सही तरीके से हमें सोचने चाहिए पर हम उसे गलत तरीके से सोच रहे हैं, और आज हम उसका रॉन्ग थिंकिंग भी समझेंगे और उसकी राइट थिंकिंग भी समझेंगे। तो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन के बारे में मैंने पहले भी बात की हुई है, जिसका मैंने एक वीडियो बनाया है, तो मैं उसका लिंक भी ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो पहले चलिए जानते हैं कि ये कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस होते क्या हैं। तो पेन और पेपर ले लिया है आपने, तो इनको ना लिखते जाइए, और जब आप इन्हें लिख लेंगे ना तो अपने लाइफ से ना इसे मेजर कीजिए। अपनी लाइफ में इन्हें देखिए कि क्या आपकी ये थिंकिंग है, यानी आपकी रॉन्ग थिंकिंग है, या आप कहीं पे राइट भी सोचते हैं। तो अगर आपकी रॉन्ग थिंकिंग ज़्यादा है ना तो उसे राइट से स्विच ओवर कर लीजिए। हम जानते हैं 10 कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस के बारे में। एक कॉलम मैंने बनाया है रॉन्ग वे का, एक कॉलम बनाया है राइट वे का, यानी कि गलत तरीके की सोच और सही तरीके की सोच। तो पहला है ऑल और नथिंग, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया था ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग का, तो आज मैं इसको शॉर्ट में बता देती हूँ जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है। ऑल और नथिंग थिंकिंग होती है कि या तो मुझे सब चाहिए या मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो जो बीच का ग्रे एरिया होता है ना, वो उन लोगों को दिखाई नहीं देता, और इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में रहते हैं। उनके अंदर एंगर इश्यूज हो जाते हैं, उनके अंदर अविश्वास जग जाता है, उनके अंदर बहुत सारे ऐसे इमोशंस जगते हैं जिनकी वजह से ना एंग्जाइटी हो जाती है। तो हमें ये थिंकिंग चेंज करनी है, क्योंकि हम जिस दुनिया में रहते हैं वहाँ पे सिर्फ सही और गलत नहीं होता, कभी कभी हमें वो ग्रे एरिया भी देखना पड़ता है कि ये ऐसा हुआ क्यों, उसकी वजह क्या थी। तो अब इसके लिए ना हमें अपनी एक राइट थिंकिंग बनानी पड़ेगी, और वो राइट थिंकिंग क्या है? हर सिचुएशन में एक बीच का ग्रे एरिया ज़रूर होता है, तो उस ग्रे एरिया को ज़रूर देखिए कि अगर किसी ने आपको कोई बात बोली है तो उसके पीछे की वजह क्या है। उससे हम ये नहीं डिसाइड कर सकते कि ये इंसान एकदम गलत है या ये इंसान एकदम सही है। उसकी भी एक अपनी प्रॉब्लम हो सकती है, या उसकी सोच आपकी सोच से डिफरेंट हो सकती है। तो शायद इसीलिए आपकी और उसकी बात या वो सिचुएशन आपके लिए गलत है और उसके लिए सही हो सकती है। तो हमेशा ना ग्रे एरिया ज़रूर देखिए। अब दूसरा है ओवर जनरलाइजेशन, इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, पर शॉर्ट फॉर्म में बता देती हूँ कि ओवर जनरलाइजेशन क्या होता है कि किसी भी चीज़ को ना बहुत बढ़ चढ़ के सोच लेना
या किसी की सिचुएशन को ना अपने से रिलेट कर लेना, चाहे वो सिचुएशन सामने वाले के साथ चल रही है, यानी कोई ऐसी नेगेटिव सिचुएशन किसी के साथ चल रही है पर आपको लगने लगा है कि ये तो मेरे साथ भी हो सकता है, तो उसको लेके जो चीज़ नहीं हुई है उसको लेके आपको एंग्जाइटी हो जाती है। तो जैसे कईयों को हार्ट अटैक का मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लगती है कि मुझे कहीं हार्ट अटैक ना हो जाए क्योंकि मेरे फलां को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम थी, या मुझे पैरालाइज ना हो जाए क्योंकि मेरे घर में ये प्रॉब्लम थी। तो ये सब सिचुएशंस ना डर डालती हैं। क्यों डर डालती हैं? जब हम उनके साथ रिलेट करने लगते हैं और हम सोचने लगते हैं ये हमारे साथ भी हो सकता है। तो इसको कहते हैं ओवर जनरलाइजेशन। तो इस सिचुएशन में सिचुएशन जैसी है उसे वैसे ही देखना। राइट वे क्या है? माइंडफुल होके देखना कि जो सिचुएशन जैसी चल रही है वो किसी और के साथ चल रही है। इस चीज़ को अपने दिमाग में रख के सोचना कि ये मेरे साथ नहीं हो रहा है और मेरे साथ नहीं होगा, पर अभी जिसके साथ हो रहा है मुझे उसकी हेल्प करनी है। तो ये सिचुएशन जैसी है उसे वैसे ही देखने को हम राइट वे कह सकते हैं ओवर जनरलाइजेशन में। थर्ड है मेंटल फिल्टर। मेंटल फिल्टर भी ओवर जनरलाइजेशन की तरह ही होता है, पर इसमें क्या होता है कि हम अपनी लाइफ को, अपनी ज़िंदगी को ना नेगेटिव लेंस लगा के देखते हैं। यानी हमने जो चश्मे लगाए हैं उनमें पॉजिटिव कुछ है ही नहीं, हमें अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव कुछ दिखता ही नहीं है, वो सब कुछ फिल्टर आउट हो जाता है और जो कमी है, जो नेगेटिव है ना, वही दिखाई देता है। तो इसका राइट वे क्या है कि कैसी भी सिचुएशन हो, सबसे पहले एक पॉजिटिव बात उसमें देखना है कि उसमें एक ऐसी पॉजिटिव बात देखनी है जिससे कि अगर बाद में उसकी नेगेटिव भी दिखाई दे तो आपको पता हो कि नहीं इसमें एक पॉजिटिव भी है, जिससे जो हम आगे ओवर जनरलाइजेशन कर लेते हैं ना वो ना हो। और अब फोर्थ है डिस्काउंटिंग पॉजिटिव ट्रेट्स। ये सारे का सारे जितने भी आप डिस्टॉर्शन अभी पढ़ रहे हैं ना, वो सारे एक दूसरे से सिमिलर ही हैं, बट सोचने का तरीका अलग है। तो जो डिस्काउंटिंग पॉजिटिव ट्रेट है ना, उसमें ये करना है होता है कि इंसान को जो सफलता मिलती है, जैसे किसी को सक्सेस मिली है पर वो सक्सेस को ना एंजॉय नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा? उसे लग रहा है मैं अभी खुश हो जाऊंगा ना तो पता चला कल को कुछ ज़्यादा बुरा हो जाए, कल को मैं ये अचीव ना कर पाऊँ। तो हम अपनी सफलता के आगे भी ना बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स लगा देते हैं, तो जिसकी वजह से हम अपनी पॉजिटिव चीज़ों को देखना बंद कर देते हैं। और कई लोग तो अपनी बॉडी से या अपने शक्ल से या अपने फीचर से खुश नहीं होते, वो दूसरों को देख के हमेशा बोलते कितना अच्छा है ना, वो कितना सुंदर है, देखो उसकी नाक कितनी अच्छी है, मेरी नाक तो कितनी ख़राब है, मेरे कान कैसे हैं, मेरा स्किन का कलर कैसा है। तो इन सब चीज़ों से भी ना नेगेटिविटी हमारे दिमाग में बहुत ज़्यादा बढ़ती है, और ये नेगेटिविटी का जो इमोशन है ना, यही एंग्जाइटी लेके आता है। तो इसका जो राइट वे है कि अपनी सफलता को इंजॉय करें, अपने आप से प्यार करें। और अब जो फिफ्थ है वो है जंपिंग टू द कंक्लूजन। ये हम सब करते हैं। जैसे कि किसी ने अपनी बात अभी पूरी बताई भी नहीं है पर हम अंदर अंदर उसे अज्यूम करने लगते हैं कि इसके बाद ना अब यही होगा। या कोई आपका बहुत अच्छा दोस्त है, वो किसी दूसरे से बात कर रहा है तो आपको बुरा लगता है कि देखा अब तो ये मुझसे बात ही नहीं करता, हाँ शायद हम दोनों के बीच में उतनी अच्छी दोस्ती नहीं रह गई है, अब ये किसी और से बात करने लगा है। और ये भी हो सकता है कि ऑफिस में हो और सडनली कोई कलीग आपके सामने से जा रहा हो और उसने आपको उस दिन हेलो नहीं कहा हो, तो आपके अंदर क्या आएगा? इसने तो मुझे हेलो नहीं कहा, लगता है इसको मुझसे प्रॉब्लम है, ये मेरे बारे में गलत सोचता है। तो जो हम अपने आप थिंकिंग बना लेते हैं ना दूसरों के बारे में, वो होता है अज्यूम करना, कि पहले ही कुछ ऐसी थिंकिंग दूसरे के लिए बना ली है या ऐसी सिचुएशन के लिए बना ली है कि अब हमें उस सिचुएशन में जाने से डर लगता है और उसके बारे में हम हमेशा नेगेटिव ही सोचते हैं। तो इसे कहते हैं जंपिंग टू द कंक्लूजन। तो इसका जो राइट वे है वो ये है कि माइंडफुल का यूज़ कीजिए। सेम जो चीज़ जैसी है, जो सिचुएशन जैसी है और जो जैसा बोल रहा है उसको एज इट इज़ ही ले। उसके अंदर ना अपनी थ्योरी मत डालिए, अपनी अजम्पशन मत डालिए। और दूसरा है कि अगर ये चीज़ आपके अंदर आ रही है कि हमने सोच लिया, हमने पहले ही सिचुएशन एज्यूम कर ली या उसकी बात एज्यूम कर ली, तो उसमें अपना चेंज कीजिएगा कि आई विल नॉट एज्यूम एनीथिंग, कि मैं किसी के बारे में कुछ एज्यूम नहीं करूँगा, पहले से नहीं सोचूंगा। तो उससे क्या होगा कि आपकी सिचुएशन जो खराब आपको लगता है कि हो सकती है ना, वो नहीं होगी। तो इससे आप बच पाएंगे। और अब सिक्स्थ है मैग्निफिकेशन और मिनिमाइजेशन। मैग्निफिकेशन और मिनिमाइजेशन क्या होता है? किसी बात को बहुत बढ़ा देना, यानी तिल का ताड़ बना देना, या किसी बड़ी बात को बिल्कुल उसकी अहमियत ही ना रखना, यानी उसको बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस ना देना।
एक हो गया मैग्निफिकेशन, एक हो गया मिनिमाइजेशन। तो वो हम कैसे करते हैं? मैग्निफिकेशन होता है कि बात को बढ़ा देना। कैसे? अगर किसी ने आपसे पूछा कि आज आपकी तबीयत कैसी है या आप कैसे हो, तो सामने वाले ने बोला कि नहीं यार मैं तो बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, अब मैं सुबह से उठा, मैंने उठने के बाद ये किया, मैंने वो किया, और उसने आपको पूरे दिन की बात ऐसे बताई कि उसका पूरा दिन ही खराब है। पर आपका क्वेश्चन क्या था? आपका क्वेश्चन था कि आप कैसे हो। तो कुछ चीज़ों को ना प्रैक्टिकल अप्रोच में लेना होता है कि अगर कोई आपसे पूछ रहा है कि आप कैसे हो या आपने आज क्या किया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 24 घंटे की बात उसको बतानी है। आपको प्रैक्टिकल ग्राउंड में रह के उसको अपनी सिचुएशन बतानी है। और दूसरा है मिनिमाइजेशन, कि कोई इतनी इंपॉर्टेंट बात हुई है पर उसका रिएक्शन बहुत छोटा सा है। जैसे किसी बच्चे ने बहुत अच्छा स्कोर किया, उसने अपने पेरेंट्स को बताया कि मैंने इतनी मेहनत की और देखो मैंने ना इतना अच्छा स्कोर किया, और उसके पेरेंट्स ने बोला हाँ वेरी गुड। उस बच्चे पे क्या असर होगा? तो वो बच्चा ना अप्रिशिएट फील नहीं करेगा, क्योंकि हमने इतनी अच्छी बात थी उसको 2 वर्ड्स में ख़त्म कर दिया। तो यहाँ पे होता है कि कब हमें बढ़ा चढ़ा के बताना है और कब हमें सोच समझ के छोटी बात करनी है। तो उसके लिए ना हमें इमोशनली बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो जो इसका राइट वे है वो यही है कि सिचुएशन के आधार पर इमोशंस को व्यक्त करना, कि जैसी सिचुएशन है ना उस समय आप किस तरह से अपने इमोशंस को बता रहे हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ उनके ऊपर असर नहीं करती जिनके साथ ये प्रॉब्लम होती है, पर सामने वाले के ऊपर बहुत ज़्यादा असर करती है। और अब 7th है इमोशनल रीजनिंग। ये भी बहुत ज़्यादा बहुत घरों में होती है। इमोशनल रीजनिंग होती क्या है कि कोई भी बात ना जो प्रैक्टिकल ग्राउंड पे हो रही है और उसके साथ ना इमोशंस जोड़ दिए, द मिनट उसके साथ इमोशंस जोड़ दिए तो उसका जो बेस था वो पूरा चेंज हो गया। अब बात पूरी की पूरी इमोशंस के साथ होनी शुरू हो गई। तो इमोशनल रीजनिंग होती क्या है? तो इमोशनल रीजनिंग वो होती है जो मैंने अभी आपको बताया ना, मिनिमाइजेशन और मैक्सिमाइजेशन के ऊपर, कि मिनिमाइजेशन में उनके पेरेंट्स ने क्या किया उस बच्चे के साथ कि उसने इतना अच्छा स्कोर किया और उन्होंने कहा हाँ वेरी गुड। अब उसके बच्चे के अंदर जो इमोशनल रीजनिंग आएगी ना वो इस तरह से आएगी, शायद ना मैंने अच्छा स्कोर नहीं किया इसलिए मेरे पेरेंट्स खुश नहीं है, उन्होंने सिर्फ मुझे 2 वर्ड्स बोले वेरी गुड। क्या मैं इतना बुद्धू हूँ? क्या मैं अच्छी तरह उन्हें खुश नहीं कर सकता? क्या मैं ढंग से पढ़ाई नहीं कर सकता? अब उसने अपनी सोच में वो इमोशंस डालने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से उसके अंदर उदासी आनी शुरू हो जाएगी। उसे लगने लगेगा कि वो किसी काम का नहीं है। तो चीज़ें एक दूसरे से ना कनेक्टेड होती है पर हमें पता नहीं चलता, और हमें लगता है कि हमने तो किसी का बुरा नहीं किया या किसी ने हमारे साथ तो कुछ बुरा किया नहीं। तो ये एंग्जाइटी कैसे शुरू हो गई है? तो एंग्जाइटी ना बहुत डीप डाउन रूटेड होती है, जो हमें पता नहीं चलता पर वो हमारे बिहेवियर में एग्जिस्ट करना शुरू कर देती है। तो इसका राइट अप्रोच क्या है? क्या ये प्रैक्टिकल अप्रोच है या नहीं? कोई भी सिचुएशन जिसमें आपको लगे कि मैं इमोशनल हो रहा हूँ, बल्कि इसमें इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, तो उसको आप अपने आप से क्वेश्चन कीजिए सिचुएशन में कि क्या ये प्रैक्टिकल अप्रोच है। तो जब द मिनट आप अपने ही थॉट्स को चैलेंज करेंगे, उनसे क्वेश्चन करेंगे, तो आपको आंसर अपने आप मिल जाएगा कि हाँ यार मेरे अंदर ये प्रॉब्लम नहीं है कि मैं स्टूपिड हूँ या मुझे पढ़ाई करनी नहीं आती या मैंने अच्छा स्कोर नहीं किया। हो सकता है मेरे पेरेंट्स ही अच्छी तरह अपनी भावनाएं ना बता पाते हो। तो इस तरह से ना अगर हम अपने आप को चैलेंज करें, हमारे थॉट्स को चैलेंज करें, तो बहुत सारी जो प्रॉब्लम हमें एंग्जाइटी दे देती है ना वो होनी बंद हो जाएंगी। तो अब 8th है शुड स्टेटमेंट। शुड स्टेटमेंट क्या होता है कि शुड का यूज़, शुड मतलब चाहिए, शुड का यूज़ ना बहुत ज़्यादा करना अपने सेंटेंसेस में और अपने व्यवहार में, कि ये तो ऐसा ही होता है, इसको ऐसे ही होना चाहिए, मैं यही खाता हूँ तो इसको इसी तरह से ही बनना चाहिए। अब आप देख रहे हैं कि जिस चीज़ में अगर हम चाहिए का यूज़ कर लेते हैं तो उसके बाद ना हमारे अंदर फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती है, हमारी थॉट में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आती। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है कि जब हम ओके हम तुम्हारा भी सुन लेंगे, हम तुम्हारा भी सुन लेंगे, क्योंकि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और मैं अपना भी बता दूंगा। पर जब हम ये मान लेते हैं कि ये तो चीज़ ऐसी ही होती है, तो सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, क्योंकि तब हम कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी से दूर हो जाते हैं। वो कैसे? जैसे कि अभी जो नंबर 8 है वो है शुड स्टेटमेंट का यूज़ करना, कि मैं ये सोचती हूँ कि मेरे बच्चों को इसी तरह ही पढ़ना चाहिए। क्यों क्यों पढ़ना चाहिए?
क्योंकि मैं इसी तरह से ही पढ़ती आई हूँ, तो उन्हें भी इसी तरह से ही पढ़ाई करनी चाहिए। या मैं ये खाना खा रही हूँ, उन्हें यही खाना खाना चाहिए। मैं इस समय उठती हूँ तो उन्हें भी इसी समय उठना चाहिए। यानी हम एक डिक्टेटरशिप में हो गए हैं कि ये चीज़ होनी ही चाहिए। तो अगर आप बहुत ज़्यादा चाहिए का यूज़ अपने वर्ड्स में करते हैं या अपने सेंटेंस में करते हैं ना, तो इन्हें नोट कीजिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर परिस्थिति ना आप ही के हिसाब से चले। जिस तरह आपका वो चाहिए वाला सेंटेंस है ना, वैसे सबका वो चाहिए वाला सेंटेंस होगा। और जब सबका वही होगा तो क्या होगा, बहुत सारे मतभेद होंगे। और अगर वो चीज़ हमारे हिसाब से नहीं चल रही होगी, जो हम अपने दिमाग में लगा लिया है कि भाई ये तो इसी तरह होती है और इसी तरह ही चलनी चाहिए, और वो नहीं होगी, तो उसका नतीजा क्या होगा? उसका नतीजा यही होगा कि हम इमोशनली फ्लेक्सिबल नहीं रह पाएंगे, और जिसकी वजह से ना ये घबराहट जैसी प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। तो इसका राइट वे क्या है, ये देख लेते हैं। अपने आप को बार बार ये याद दिलाना, नहीं, हर परिस्थिति मेरे हिसाब से नहीं बनती। जो भी सिचुएशन हो रही है, जो भी आपके दिमाग में टाइमलाइन है अपनी चीज़ों को लेके, वो फ्लेक्सिबल हो सकती हैं। वो ज़रूरी नहीं है कि जिस तरह से मैं कर रही हूँ उसी तरह से होनी चाहिए। वो दूसरे तरीके से भी हो सकती है, तीसरे तरीके से भी हो सकती है, यानी उसके बहुत ऑप्शन है। तो ये चीज़ अपने दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है कि हमें ये सेंटेंस ना, कि दुनिया इसी तरह से चलती है तो इसी तरह से चलनी चाहिए, इस तरह का स्टेटमेंट ना अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए। और अब 9th है लेबलिंग। लेबलिंग क्या होता है? यानी हम दूसरे के ऊपर एक लेबल लगा देते हैं कि ये ऐसा ही है। हम उसके बारे में इसी तरह से सोचते हैं कि यार ये अच्छी तरह काम नहीं कर सकता, ये तो मूर्ख है, या तुम्हें इतना भी करना नहीं आता, तुम कितने वीक हो। तो ये सब चीज़ें ना हम दूसरों के ऊपर लेबल लगा देते हैं। हमें नहीं पता होता कि इन लेबल्स की वजह से ना दूसरों के ऊपर कितनी परेशानी होती है, या दूसरों को कैसा फील होता है। तो अगर वही लेबल किसी ने हमारे ऊपर लगाए होते हैं तो वो सारी की सारी डिस्टॉर्शन शुरू हो जाते हैं, यानी सोच का फेर हो जाता है, जो हमने अभी पढ़े। तो ये एक दूसरे, यानी हमारी जो इमोशंस है ना, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, दूसरे की बात पे डिपेंडेंट है, और हमने किसी को क्या कह दिया या हमारी क्या सोच है ना, उसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो जो हम लेबलिंग करते हैं ना लोगों के ऊपर कि इसको इतना भी समझ नहीं आता ना, ये बुद्धू है, या देखो मैं तो ये भी नहीं समझ पा रहा, मैं कितना बड़ा बुद्धू हूँ, मैं कितना बेवकूफ़ हूँ। या हम अपने ऊपर भी ये लेबल लगा रहे हैं कि किसी को खुश करने के लिए ही करते हैं। और मोस्टली आपने देखा होगा कि घरों में फीमेल्स के ऊपर ये बहुत ज़्यादा होता है। बच्चे भी बहुत करते हैं और उनके हस्बैंड भी बहुत करते हैं कि माँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा, तुम्हें अकल नहीं है। या हस्बैंड भी बहुत बार बोल देते हैं कि तुम्हें मैं क्या बताऊँ, तुम्हें ये सब चीज़ें कहाँ समझ आएगी, तुम अपना काम करो। तो ये जो लेबलिंग होती है ना, ये दूसरे को भी परेशान करती है, दूसरे का भी मानसिक संतुलन खराब करती है, और खुद का भी करती है। अगर यही सब चीज़ें ना हम अपने ऊपर भी बोलें कि मुझे कहाँ समझ आएगा, तो हम पहले से ही ना डर जाते हैं। तो ये लेबल करना बंद करते हैं, क्योंकि हर कोई हर चीज़ सीख सकता है, बस हम सीखना बंद कर देते हैं। तो इसके लिए हमें राइट वे क्या चाहिए? हर कोई स्वतंत्र है अपनी सोच के लिए, हर कोई सीख सकता है, हर किसी के अंदर कैलिबर है, हर किसी का कैलिबर पर डिफरेंट हो सकता है, हम किसी को लेबल नहीं करेंगे। तो हर कोई फ्री है, इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। और जो लास्ट है वो है ब्लेम गेम खेलना। हर कोई ब्लेम गेम में फंसा हुआ है कि मेरी जो आज की प्रॉब्लम है, मेरी जो आज की समस्या है ना, वो इसके कारण है, या मुझे अभी कोई प्रॉब्लम हुई है, या मेरा जो मानसिक संतुलन खोया है ना, वो उस सिचुएशन की वजह से हुआ और उन लोगों की वजह से हुआ। कुछ हद तक तो ट्रॉमास इस पे असर करते ही हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम पूरा वक्त हम ना अपनी गलतियां दूसरे के ऊपर थोपते रहते हैं, अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते, उन्हें मानते नहीं है कि हमारी वजह से भी हमारे प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसको कैसे हम लोग रेक्टिफाई कर सकते हैं? तो उसके लिए ना, बी एम्पैथेटिक। एम्पैथेटिक क्या होता है? एम्पैथी रखना क्या होता है कि हम दूसरे के शूज़ में जाके सोचेंगे, उसकी सिचुएशन में जाके सोचेंगे कि उसने ऐसा क्यों किया। और जब हम उसकी सिचुएशन में घुस के उस बारे में सोचेंगे ना, तब हमें पता चलेगा कि भाई उसकी सोच वैसी है, उसकी सिचुएशन वैसी है, इसलिए उसने इस तरह का ब्लेम गेम हमारे साथ खेला है। तो जब हम किसी की सिचुएशन में घुस के सोचते हैं ना, तब हमें पता चलता है कि उसने ऐसा क्यों किया।
एक्चुअली हम सबके साथ होता है कि बड़े होते हैं ना, तो जब हम बच्चे से बड़े होते हैं तो हम लोग ना बहुत ज़्यादा ब्लेम गेम खेलते हैं अपने पेरेंट्स के ऊपर कि इनकी वजह से मैं ये नहीं कर पाया। तो यानी हमारी जो सिचुएशन आज की डेट में ख़राब है वो हमारे पेरेंट्स की वजह से है। तो चलिए उनके शूज़ में घुस के देखते हैं। अब उसके शूज़ में घुस के देखें तो अगर आपको क्या दिख रहा है? क्या आपके पेरेंट्स इतने अवेयर थे उस सिचुएशन के लिए? उनकी उस समय क्या लाइफ चल रही थी? उनकी उस समय क्या परिस्थिति थी? क्या उनको इतनी नॉलेज थी कि वो आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं? क्या उनकी मनोस्थिति ऐसी थी? आपको ये सारे क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे। जब आप इन सब क्वेश्चन को पूछेंगे और इन सिचुएशन को जानेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि सामने वाले की मनोस्थिति कैसी थी जब वो आपको बड़ा कर रहे थे। तो ब्लेम गेम खेलना आसान होता है, पर उसे समझने में ना बहुत टाइम लग जाता है। तो किसी के ऊपर ब्लेम करने से पहले या अपने ऊपर ब्लेम करने से पहले ना उनके शूज़ में घुस के उनके बारे में सोचिए। तो ये तो थे हमारे 10 ऐसे कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन जिनकी वजह से लोग एंग्जाइटी में फंसे रहते हैं और उन लोगों को पता नहीं होता कि उनकी मानसिक सोच ही उन्हें एंग्जाइटी में डाल रही है। तो अगर आपने ये सब अब नोट कर लिया है और नहीं किया है तो दोबारा से इन्हें नोट कर लीजिए कि राइट वे क्या होता है, रॉन्ग वे क्या होता है, और आपके कितने रॉन्ग वे निकले। 10 में से आपके ये डिस्टॉर्शन कितने हैं ना, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये ज़रूर बताइएगा कि किस डिस्टॉर्शन की वजह से ना आप ज़्यादा परेशान हैं। ये जो सिचुएशंस होती हैं इनको ठीक करने के लिए ना हम सीबीटी का ही इस्तेमाल करते हैं। तो जो मैं जितने भी वीडियो डाल रही हूँ सारे के सारे ना सीबीटी से ही रिलेटेड हैं। तो उनको ना ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, उन्हें फॉलो करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब तक आप उस सिचुएशन को लिखेंगे नहीं कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे इसका क्या सॉल्यूशन चाहिए, सॉल्यूशन भी मैं साथ साथ में दे रही हूँ, उस सॉल्यूशन को फॉलो नहीं करेंगे तो एंग्जाइटी ठीक नहीं होगी। दवाइयों से आप एंग्जाइटी को दबा सकते हैं पर उसे ठीक नहीं कर सकते। तो ठीक करने के लिए तो आपको सीबीटी का ही सहारा लेना पड़ेगा और ये खुद से करना पड़ेगा। कोई इसमें आके आपको नहीं करवा सकता, कोई आपको ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, ये आपको खुद ही करना पड़ेगा और डेली उसे अपनी लाइफ में ना अपनाना पड़ेगा, हर रोज़ इसे अपनाना पड़ेगा। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सीबीटी का यूज़ ना हर रोज़ कर रहे हैं, और नहीं कर रहे तो आज से करना शुरू कर दीजिए, बिकॉज इसको भी टाइम लगता है चेंज होने में। ये तो था हमारा आज का कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को ना सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल में ना हम स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ मेंटल प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं ना, ये जानते हैं। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी और मेंटल हेल्थ ना आपस में इंटरलिंक्ड है, ये एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो अगर आपने किसी तरह का अध्यात्म से रिलेटेड काम शुरू नहीं किया है ना, तो इसे शुरू कर दीजिए ताकि आपकी कॉग्निटिव थेरेपी ना बहुत आसानी से पूरी हो जाए। तो अब मैं मिलूँगी आपको अगले हफ्ते। तब तक के लिए सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए और सीबीटी करते रहिए। धन्यवाद।